यार एक तस्वीर खींच देगा, एक तस्वीर खींच दोगे सामने जनाब, मेहरबानी थोड़ी ए बटन बस उतो सामने खींच दो। मेहरबानी बॉस। तो क्या क्या करना पड़ता है थंबनेल बनाने के लिए हमें। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। सो आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरे पास ये एक खूबसूरत सा होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे कहीं पे जो है वो कार्ड में लगा दूँगा, उसमें आ रहा होगा लिंक, वो आप चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस खूबसूरत से होंडा CG 125 के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा कि इसको रखने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। पहले तो मैं आपको ये एक छोटा सा झटका दे दूँ कि इसकी कीमत इस टाइम पे 2,65,900 रुपये हो चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुझे नहीं पता उस टाइम पे इसकी कीमत क्या हो गई होगी, पर इस टाइम पे 2,66,000 रुपये का तकरीबन ये हो गया। और अभी इसकी एक रिवाइज़ जो है वो प्राइस आनी है, क्योंकि सेल्स टैक्स भी 17% से 18% हो गया है। तो वो अब देखो कब इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर अब आपके होश कायम है तो इस वीडियो को हम देखते हैं कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। पहले हम आपको इसकी खूबियाँ बता देते हैं ताकि आपका एकदम दिल बुरा ना हो जाए कि 2,66,000 रुपये खर्च के भी हमें ये बीमारी लेने के लिए मिल रही है। तो सुबह बहुत टाइम लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कि हाँ भाई 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस 125 के साथ, तो मुझे क्या क्या इसमें खूबियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि खामियाँ तो मैं आंख बंद करके भी आपको बता सकता हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन पे कुछ खूबियाँ लिखी हैं इसकी, तो अभी मैं दोबारा देख लेता हूँ क्योंकि बेशक लिखी भी खुद है लेकिन मुझे अब याद भी नहीं कि इसमें खूबियाँ क्या क्या थी। तो खूबियाँ में नंबर 1 पे जो मैंने लिखी है वो लिखी है होंडा का ब्रांड। तो जितने भी ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं मुबारक हो आपको होंडा का ब्रांड मिल रहा है ना 2,66,000 रुपये में। तो आपको इस होंडा का ब्रांड लेने से फ़ायदे क्या क्या मिल सकते हैं वो अब मैं आपको इसके बाकी प्रोज में बताता हूँ। और वो फ़ायदे जो हैं वो मतलब आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो फ़ायदे अच्छे हैं। दूसरा फ़ायदा वो ये है कि इसकी रीसेल बहुत अच्छी है, और ये बाकी मानने वाली बात है। होंडा का 70 हो या 125 हो, ये आप कह सकते हो कि कैश डिपॉजिट्स हैं आपके पास। आप जब चाहो इस बाइक को मार्केट में जाके बेच के उसी टाइम पे आप अपने पैसे लेके वापस घर आ सकते हो। एज़ कम्पेयर टू YBR या सुजुकी का कोई भी मॉडल, उनकी रीसेल थोड़ी सी कम है। तो मेरे हिसाब से इसका जो फ़ायदा नंबर 3 है ना, वो ये है कि इस बाइक की मेंटेनेंस बहुत आसान है। आसान इस सेंस में कि आपके पास होंडा की डीलरशिप ऑल ओवर द पाकिस्तान है, आप जहाँ से भी चाहो इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हो। तो आप किसी भी जो लोकल मैकेनिक है उसके पास भी जाके इसको मेंटेन करवा सकते हो। इसकी मेंटेनेंस इतनी कोई खासी मुश्किल है नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो पहले तो मैं ये यू टर्न ले लूँ ज़रा। अभी तो इनके भी रेट्स अन्यवाह हो गए होंगे, अभी ईद आने वाली है ना, तब पता चलेगा सबको। तो हम आ जाते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ, और इसका अगला फ़ायदा वो ये है कि इसकी ग्रिप अच्छी है। मतलब अब अगर आप 125 चला रहे हो तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि 125 की ग्रिप अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप इसको ट्रैफिक में बहुत इजीली मैनूवर कर सकते हो और हाई स्पीड्स के ऊपर भी कर सकते हो। अब इसके अगले फ़ायदे की तरफ आ जाते हैं, वो है इसकी फ्यूल एवरेज। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो अच्छी है। अब मुझे नहीं पता कि जो बाकी 125cc बाइक्स हैं जैसे YBR है या सुजुकी के हैं वो क्या फ्यूल एवरेज देते होंगे, क्योंकि मैंने कभी उनको रखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है उनका। तो मुझे क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, तकरीबन 1 साल हो गया इसको हमारे पास, तो इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है। मेरे हिसाब से ये बाइक जो है वो तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर कर लेता है, और ये बहुत अच्छी एवरेज है। और अगर आप इसको सही मंड के चलाते हो, मतलब स्पीड में चलाते हो ना, तो ये बाइक आपको बड़ी भी गिरा देगा, तो 35-36 के करीब एवरेज लाजमी देता है। अगले जो फ़ायदे हैं इसके वो मैंने थोड़े से अजीबो गरीब लिखे हुए हैं। एक तो ये है कि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, और दूसरा आपको इस बाइक में 5 गियर्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये सेल्फ स्टार्ट या 5 गियर्स नहीं चाहिए, नॉर्मल 4 गियर्स वाला बाइक चाहिए, तो आपको इसका CG 125 जो सिंपल वाला है आप वो ले सकते हैं, और उसकी कीमत भी इससे तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये कम है। पर इस सेल्फ का एक नुकसान भी है, वो ये है
कि अब पता नहीं सिर्फ इसी 125 को ये बीमारी है या सारी सेल्फ स्टार्ट 125 को ये बीमारी है। ये सुबह के टाइम सेल्फ काम नहीं करता, मतलब काम तो ऐसा कर रहा होता है ना कि बार बार ये कोशिश तो कर रहा होता है मैं बाइक स्टार्ट कर दूं, लेकिन बाइक स्टार्ट होता नहीं है, आपको चौक उठा के इसे स्टार्ट करना पड़ता है। तो फाइनली होंडा ने जो इसका इंजन है वो यूरो 2 टेक्नोलॉजी पे कर दिया है, जिसकी वजह से इसके जो कार्बन एमिशंस हैं वो थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड टेक्नोलॉजी। और एक और जो है वो फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो कवर है ना वो यहाँ पे ऊपर एक लगा हुआ है, प्रोटेक्टिव कवर है ये जो है आपके साइलेंसर से बचाता है, आपका डायरेक्टली पैर साइलेंसर के ऊपर लगने नहीं देता। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो पिकअप है वो बहुत आउट क्लास है। जितनी भी 125 सीसी कैटेगरीज़ की बाइक है, मैंने YBR भी चलाया हुआ है, मैंने सुजुकी का बाइक भी चलाया हुआ है, लेकिन जो इसकी पिकअप है ना वो उन दोनों की नहीं है। इसमें मैंने ढूंढ के जितने भी मुझे फ़ायदे नज़र आ रहे थे ना वो मैंने अब आपको बता दिए। तो फ़ायदे हो गए हैं ख़त्म। अब आ जाते हैं इस बाइक के जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी कॉन्स हैं उसके ऊपर, कि आपको 2,66,000 रुपया ख़र्च के भी आपको जो है वो ये बीमारियां मिलने वाली हैं इसमें। तो पहला जो इसका नुकसान है ना सबसे बड़ा वो ये है कि 2,66,000 खर्चने के बाद भी इस बाइक में फ़ीचर्स ना होने के बराबर हैं। मतलब अब आपको अगर ये एक सेल्फ स्टार्ट दे दी है ना तो इसके साथ साथ ना तो यहाँ पे कोई आपको गेयर इंडिकेशन मिलेगी, ना आपको फ्यूल टैंक की कोई जो है वो कहते हैं ना गेज होनी चाहिए, तो वो गेज भी नहीं मिलेगी। ये दोनों चीज़ें आपको YBR में मिलती हैं और मेरा ख्याल है शायद सुजुकी के बाइक्स में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा इस बाइक में जो है वो नॉर्मल ब्रेक्स हैं, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है। फिर इसके बाद इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते, इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते, और ये सारे फीचर्स YBR के अंदर हैं और इस 125 के अंदर नहीं है। लेकिन होंडा अपना नाम कैश कर रहा है और ये बिकता है, अभी भी अन्नेवाह बिक रहा है। सो नेक्स्ट जो इस बाइक का नुकसान है वो सबसे बड़ा वो ये है कि इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो ये होंडा का बाइक है, होंडा का नाम बिक रहा है, होंडा का जो है वो एक अच्छा इमेज बना हुआ है ना, लेकिन इस बाइक के अंदर रिलायबिलिटी इश्यूज़ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इसकी एक दफ़ा ये वाली सील लीक हो गई थी, एक दफ़ा ये वाली सील लीक हो गई है, इसके जो है वो मीटर की तार ख़राब हो चुकी थी। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो मैंने अभी 4,500 किलोमीटर की बाइक चलाया और उसके अंदर ये फेस कर ली हैं। फिर इसका एक तीसरा और मेजर नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप तेज़ स्पीड पे हो और आप पिछली ब्रेक लगाते हो तो पता नहीं क्यों, ऑल्दो ये टायर की ग्रिप्स जो है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये टायर स्किड कर जाता है। चाहे आप क्लच पकड़ के ब्रेक लगा रहे हो या चाहे क्लच छोड़ के, ये टायर जो है वो ज़्यादा स्पीड के ऊपर स्किड कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्लीज़ मेंटली अपने आप को तैयार रखना, जब भी आप एक नए 125 को लेके उसको भगा रहे हो तेज़ और आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़नी है, तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखो। तो बात अगर टायर्स की हो ही रही है तो इसकी राइड की तरफ भी आ जाते हैं। इस बाइक की राइड काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू YBR, एज़ कम्पेयर टू सुजुकी। ये बाइक की राइड बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप थोड़ी देर चला लोगे ना इसे तो आप थकन महसूस करने लग जाओगे, क्योंकि इसकी सीट भी जो है वो काफ़ी हार्ड है, इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी हार्ड है। सस्पेंशन हार्ड होने के साथ साथ इस बाइक को एक तकलीफ़ बहुत बड़ी है, वो ये है कि इसमें इंजन वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इंतहा से ज़्यादा है। जब भी आपका RPM तकरीबन 7,000 RPM के पास आएगा और स्पीड आपकी 70 क्रॉस करने वाली होगी, ये बाइक इतना वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा कि आपकी सोच है। आपको वाइब्रेशंस आपके हैंडल बार के अंदर, आपकी सीट के अंदर, आपके फुट रेस्ट के अंदर, इन सारी चीज़ों में महसूस होंगी और इतनी ज़्यादा ये अनोइंग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप एक 125 ऑनर हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर आप ऑनर नहीं हो और आप चाह रहे हो कि 125 मैं लूँ, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। फिर अगर आप इसको तेज़ स्पीड पे भगा रहे हो तो एक और चीज़ आप फेस करोगे, वो है इसके हीटिंग इश्यूज़। इस बाइक में हीटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब जितने भी 125 कैटेगरी के बाइक्स हैं वो सारे के सारे एयर कूल ही आते हैं, चाहे सुजुकी का है, चाहे यामाहा का है, चाहे ये होंडा का है। लेकिन यामाहा का और सुजुकी का बाइक इतना हीट नहीं बाहर फेंकता जितना ये फेंकता है। तो गर्मियों में अगर आप जीन्स पहन के से चला रहे हो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आप किसी चूल्हे के पास बैठे हुए हो और आपकी जीन्स इतनी ज़्यादा तप जाती है कि जब वो आपकी टांग को लगती है ना तो एक दफ़ा बंदा खुद सोचता है कि यार ये क्या मुसीबत है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस बाइक में आखिरी अभी नुकसान मेरे जहन में है वो ये है कि ये बाइक अभी तक कार्बोरेटर वाला है। मतलब 2,66,000 रुपये आप किसी बाइक पे दे रहे हो तो बाइक अभी तक जो है वो कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। कोई EFI सिस्टम इसके अंदर नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और ख़ैर सिर्फ होंडा नहीं, ना तो सुजुकी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ना तो यामाहा ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपको अगर माफियाज़ को टक्कर देनी है तो पूरी कौम को जो है वो इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरी कौम कभी इकट्ठी हो नहीं सकती। इसी वजह से पिछले तकरीबन 30-35 सालों के अंदर हमें यही एक चीज़ मिल रही है देखने के लिए
ना इस बाइक के अंदर कोई डिज़ाइन चेंजेस मेजर किस्म के आए हैं, ना कोई और परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेस मेजर किस्म के आए हैं, बल्कि मैंने आपको जितने भी इसके नुकसानात बताए हैं वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही हैं। जो इसके फ़ायदे हैं उसमें ज़्यादातर जो फ़ायदे थे वो कॉस्मेटिक चेंजेस के थे, लेकिन नुकसानात परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो आप ये बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि ये बाइक 2,66,000 रुपये का ख़रीद के भी आपको मिल क्या रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको लगता है कि मैंने शायद कोई फ़ायदा या कोई नुकसान मिस किया है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप मेरी भी किसी राय से इख्तलाफ करते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे भी पता चले कि ये तकलीफ़ सिर्फ मेरी बाइक में थी या सबको फेस करनी पड़ रही है। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।